नमस्कार, मैं हरेश आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जिसमें एक माँ अपने ही 16 से 17 साल की एक बेटी का कत्ल समाज में झूठे इमेज और झूठे जो है प्रथा है और झूठे जो दिखावटी जो समाज में चीज़ें हैं उसको कायम रखने के लिए अपने ही बेटी का जो है कत्ल कर देती है और कत्ल भी इस बेरहमी से करती है। इस कहानी को सुनने के बाद जो है आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और किस तरह से आज भी हमारे समाज में आज भी हमारे समाज में रहने वाले लोगों के दिमाग में पुरानी चीज़ें, पुरानी प्रथाएं और झूठे इमेज, ये सारी चीज़ें किस तरह से दिमाग पर हावी है, जिसके कारण लोग अपने ही बेटे, अपने ही बेटियों का कत्ल करने से भी बाज नहीं आते। दरअसल यह कहानी जो है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, और उसी मेरठ जिला में एक प्रतापपुर थाना लगता है और उसी प्रतापपुर थाना में एक बहादुर नहर आता है। और इसी 4 जून को उसी बहादुर नहर के किनारे में एक बॉडी दिखाई देता है राहगीरों को। राहगीर तुरंत प्रतापपुर थाना को इन्फॉर्म करते, पुलिस पहुंचती है 100 के पास। और जब 100 के पास पहुंची तो देखती कि उस 100 का जो है सर गायब है, सिर्फ वह धड़ है और धड़ के ऊपर जो है कमीज और उसका जो नीचे का हिस्सा में एक पैंट है, छोटा हाफ पैंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब पुलिस उस 100 को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आसपास के लोग जो वहाँ रहते हैं उन लोगों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन 100 का जो है सर नहीं होने के कारण उसका पहचान नहीं हो पाता है। और जब पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पोस्टमार्टम के पहले जो है उसके शरीर पर जो कपड़े, जो पैंट थे, उस पर तलाशी ली जाती है तो उसमें से एक पैंट में से एक पर्ची निकलती है जिसमें एक मोबाइल नंबर और एक शख्स का नाम लिखा हुआ था, जो नाम था अमन। अब पुलिस तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है और जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करती है कि जो है आखिर वह मरने वाला शख्स कौन है। और इधर पुलिस जो है तुरंत उस 100 का सारा इमेज, फोटो लेकर के जो अमूनन लापता और गुमशुदगी का केस में पुलिस करती है आसपास के थानों और बाकी जो अपना खुफिया जो तंत्र रहता है उसको जानकारी देती है कि ताकि अगर आसपास के थानों में अगर किसी लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हो तो उससे इस लवारिस लाश जो मिला है, कटा हुआ जो धड़ मिला हुआ है, उसकी पहचान जो है किया जा सके। लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं आता है। और इधर जब पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है तो उधर से जो फोन उठाने वाला शख्स, जो नाम लिखा रहता अमन, वही उठाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और शुरुआत में जो है पुलिस को उसी के ऊपर शक जाता, अमन के ऊपर। लेकिन अमन सही सही पुलिस को ये बताता है कि दरअसल जो है वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है जिसका नाम है आस्था। और पुलिस तुरंत उसको बुला करके उस 100 का पहचान कराने का कोशिश करती है। अमन जो है मॉर्चरी यार्ड में जब पहुंचता है तो उसके ऊपर, शरीर के ऊपर जो कपड़े रहते हैं उन चीज़ों से जो है उसकी पहचान जो है अपनी गर्लफ्रेंड आस्था के रूप में करता है। और शुरुआत में जो है पुलिस को अमन के ऊपर डाउट होता है, लेकिन पुलिस यह सोचती कि अगर अमन अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करेगा तो उसके पैकेट में, उसके जेब में अपना ही मोबाइल नंबर और अपना ही जो है नाम क्यों छोड़ेगा। क्योंकि एक नॉर्मल अगर कोई कत्ल कर रहा है वह भी नहीं चाहेगा कि उसका नाम और मोबाइल नंबर जो है वह मरने वाला जो शख्स है उसके पैकेट में, या एक तरह से कहे कि उसके हाथ में वह लिख करके जा रहा है। तो यहीं से जो है पुलिस का जो शक तो हो रहा था, लेकिन इसी बात से जो है पुलिस अमन को जो है अपना शक हटाने की कोशिश करती है और अमन से के थ्रू ही उस आस्था का एड्रेस और बाकी चीज़ें जानकारी प्राप्त होती है। पुलिस जो है आस्था के घर पहुंचती है और उसके पहले ही पुलिस जो अमन से जानकारी प्राप्त कर ली थी कि आखिर तुम नहीं कर सकते हो कत्ल, तो आस्था का और कौन कत्ल कर सकता है। तो अमन पहले ही बता चुका था कि दरअसल कुछ 2 तारीख को करीब में वह अपनी गर्लफ्रेंड उसी आस्था के घर गया था और उस घर में कोई उस समय था नहीं, और अब बैठ करके ही वह अपनी गर्लफ्रेंड आस्था से बात ही कर रहा था। इसी दौरान जो उसकी माँ पहुंच जाती है और जब अमन को अपने घर में देखती है अपनी बेटी से बात करते हुए तो अमन को काफ़ी भला बुरा कहती है और अपनी बेटी को भी डांटती है और आइंदा ना ही मिलने का और ना ही फ़ोन पर बात करने का जो है दोनों को हिदायत देती है। तो एक तरह से अमन जो है आस्था के घर वालों पर, उसके माँ के ऊपर जो है शक जाहिर करता है, क्योंकि वह इस रिश्ते, इस दोस्ती के खिलाफ थी, काफ़ी गुस्से में थी और शायद उसके माँ ने इसके कारण उसको टॉर्चर भी किया हो। खैर, यह पुलिस सारा जानकारी प्राप्त करने के लिए आस्था के घर पहुंचती है, उसके माँ से जानकारी प्राप्त करती है। तो पुलिस को यह जानकर हैरान होता है कि जब उसके घर पहुंचती है तो उसकी माँ बताती है कि जो उसकी बेटी जो है घर पर नहीं है, कहीं
भाग गई है या फिर लापता है, गुमशुदा है। लेकिन पुलिस हैरान होती है कि जो है अगर बेटी जो है उसकी लापता है, गुमशुदा है, तो आपने पुलिस में इन्फॉर्म नहीं किया। तो उसकी माँ दरअसल बताती है उसको डाउट था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो और लाज और समाज में इज्जत के कारण जो है पुलिस कंप्लेन नहीं की, ताकि नहीं तो जो है उन लोगों का जो सोसाइटी में जो इमेज खराब होगा। लेकिन पुलिस को यह सारी बातें जो है पच नहीं रही थी, क्योंकि एक किसी घर की एक 16-17 साल की लड़की घर से गायब रहेगी और उस घर की उसकी माँ जो है पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं करेगी, नज़दीकी थाना में लापता गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराएगी। यह कैसे हो सकता है। और यहाँ पर बताते चले कि आस्था के जो पिता थे, जिसका नाम था रमेश, वह सीआरपीएफ में थे और छत्तीसगढ़ में जो है पोस्टेड थे। और यहाँ पर माँ जो है और बेटी एक साथ उसी यूपी के प्रतापगढ़ में रहा करते थे। अब पुलिस उसके बाद जो है आस्था के माँ और बाकी बाकी जो है उसका घर के बारे में पता करती है, पड़ोसियों से जानकारी प्राप्त करती है। तो पता चलता है कि दरअसल कुछ दिन पहले जो है उसके घर पर उसके जो है मामा और मौसा भी आए हुए थे आस्था के। और ये सारी जानकारी जो है पड़ोसियों से मिलती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे भी कंफर्म होता है कि जो है आस्था का जो है कत्ल हुआ और कत्ल करने वाले जो लोग हैं वह कम से कम 1-2 लोगों से ज़्यादा का कत्ल करने में हाथ है। अब पुलिस जो है उसकी माँ से कड़ाई से पूछताछ करती है और धीरे से उसकी माँ का जो है मोबाइल नंबर का सारा लोकेशन और बाकी चीज़ें भी निकालती है। कत्ल होने के दिन उसके घर आए हुए थे उन लोगों से भी बुला करके पूछताछ करती है और उन लोगों का भी मोबाइल लोकेशन चेक करती है। और जब मोबाइल लोकेशन, सीडीआर रिपोर्ट, सारा चीज़ पुलिस के पास आता है तो पुलिस भी जो है माथा ठनकता है। उनमें से जो है 2 लोगों का मोबाइल लोकेशन उस रात को उसी नहर के पास दिखाई दे रहा था जहां पर आस्था का जो है धड़ बरामद हुआ था। अब पुलिस दोबारा इन लोगों से बुलाकर पूछी कि आखिर उस रात, इतनी रात में उस नदी के किनारे, उस नहर के किनारे क्या काम था जहां पर आस्था का जो है शव मतलब धड़ बरामद हुआ था। वे लोग कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते। अब पुलिस जो इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये लोग टूट जाते हैं और बताते हैं कि जो आस्था के मौसा रहते हैं और जो है मामा रहते हैं और दोनों का जो लड़का रहता है, कि दरअसल कत्ल जो है उसकी माँ ने ही किया आस्था का। और उसके बाद हम लोगों ने मिल करके उसका सर को धड़ से अलग किया। रात होने के बाद जो है जो धड़ था उसको नहर के पास हम लोग फेंकते हैं और सर जो है, ताकि उस बॉडी का पहचान नहीं हो सके, उसको 5 किलोमीटर दूर हम लोग बाइक से लेकर के गए थे और उसके सर को एक जो है सुनसान जंगल में फेंक दिए थे। अब पुलिस के पास सारा चीज़ कबूलनामा था। अब पुलिस जो है आस्था की माँ से पूछती कि आखिर आपने अपने ही बेटी का क्यों कत्ल किया। तो उसकी माँ दरअसल बताती है कि जो है कुछ दिन पहले जो है उसकी माँ आस्था को अमन के साथ बात करते हुए फ़ोन पर सुन ली थी और उसके बाद जो है काफ़ी उसने अपने बेटी को मतलब डांटा, डराया, धमकाया। लेकिन उसकी बेटी जो है मानने के लिए तैयार नहीं थी। और एक दिन जब वो घर पर थी नहीं तो अमन जो है घर पर ही मिलने आ गया उससे और तब तक वह घर पहुंच गई। और यह सारा चीज़ देख करके उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने अमन को भी भला बुरा कहा और अपनी बेटी को भी काफ़ी डांटा, फटकारा। लेकिन उसकी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अमन से बात करने की जिद पर थी और इसी के कारण जो है समाज में इज्जत और बाकी चीज़ें खराब नहीं हो, वो अपने बेटी का कत्ल का प्लानिंग करती है। और कत्ल का प्लानिंग में अपने ही भाई, जो चचेरे भाई रहते हैं और उनके जो दोनों लड़के रहते हैं, उन लोगों को भी उस प्लानिंग में मिलाती है। और उसके बाद जो है अपनी बेटी का खुद कत्ल करती है और कत्ल करने के बाद जो है अपने भाइयों और उन भाइयों के दोनों बेटों से उसका धड़ को सर से अलग करवाती है और फिर उस दोनों शव के दोनों हिस्सों को ठिकाने लगाने के लिए भेजती है। आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।